तंजानिया में मानियारा झील राष्ट्रीय उद्यान के मानियारा झील के किनारे खड़ा हूं मैं। बहुत कम पर्यटक ही अभी यहाँ उपस्थित हैं। कम सैलानियों वाले उस किनारे की ओर ड्राइवर और गाइड दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे रमी मुझे ले गया था। रमी मुझसे यह कहकर ले गया था कि वहां विशेष प्रजाति के पक्षी देखने को मिलेंगे। यह हैं उनमें से एक प्रकार का पक्षी, पीला बिलित सारस, 1 मीटर तक के कद वाला पक्षी। गहरे पीले रंग के लंबे चोंच हैं पीला बिलित सारस की खासियत। मानियारा झील में इनके आने का एक स्थान यह है। पानी और दलदल में चोंच से ढूंढ ढूंढ कर पेट में चारा डाल रहे हैं ये सारस। सीप, पानी के छोटे जीव, केंचुए, मेंढक, मछली आदि सब ये खाते हैं। एक दूसरी तरफ पेलिकन, फ्लेमिंगो, अन्य प्रकार के सारस आदि बहुत कुछ है। आकाश में पेलिकनों का झुंड। अनेकों पक्षियों का आवास केंद्र है मानियारा झील का किनारा। जब भी मैं शूटिंग में तल्लीन हो जाता हूं तब मेरा ड्राइवर गाइड रमी व्हाट्सएप की दुनिया में चला जाता है। जब भी गाड़ी नहीं चला रहा होता है तब रमी को व्हाट्सएप में खोया हुआ देखा जा सकता है। पर्यटक नज़ारों का लुत्फ उठाकर चित्र खींचकर प्रकृति की अद्भुत दुनिया में घूम रहे हैं। हम लोगों ने भी लौटने का निर्णय लिया। संध्या के बाद इस भाग में लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। संध्या होते ही सारे आगंतुक उद्यान के बाहर हो जाना चाहिए, यही नियम है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं तो भी प्रकृति और जंगली जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पर्यटन की अनुमति दी गई है। और भी सफारी गाड़ियां पिकनिक पॉइंट पर आ रही हैं। आधिकारिक गणना के अनुसार प्रतिदिन 300 से 500 पर्यटक मानियारा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते हैं। वह दूर गुलाबी रंग के कतार में फ्लेमिंगो खड़े हैं, रमी ने मुझसे कहा। मानियारा झील के किनारे हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो रहते हैं। फ्लेमिंगो के झुंड के ऊपर से ग्रेट व्हाइट पेलिकन उड़कर जा रहे हैं। वन के बीच की मिट्टी की कच्ची सड़क से होकर हमने यात्रा जारी रखी। जल की उपस्थिति के कारण पक्षी और जानवरों की अति विपुल संपत्ति है मानियारा झील राष्ट्रीय उद्यान में। सफर के बीच रमी ने एक जगह गाड़ी रोकी। यहाँ एक झुंड में हिरण दिख रहे हैं। अफ्रीका के अद्वितीय प्रजाति वाले हिरण इम्पाला हैं ये। बहुत डरपोक हैं ये। झुंड में अलग अलग उम्र के हिरण शामिल हैं। ये सारे मादा हिरण हैं। अचंभे की बात यह है कि इनके साथ मात्र एक नर ही होता है। जंगल के एक विशाल प्रदेश को अपने अधीन करके वहां अनेकों मादा हिरणों के साथ झुंड का नेता राज करता है। इस झुंड में भी सबसे बाईं तरफ घुमावदार सींग के साथ उस नेता को देख सकते हैं। हरदम इस प्रकार सूक्ष्म निरीक्षण करना इनका स्वभाव है। जलाशय से सटे झाड़ियों में रहना पसंद करने वाले हैं इम्पाला हिरण। घने पेड़ों से भरे जंगली प्रदेश से ये लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। शेर, तेंदुआ, चीता आदि इनके लिए बहुत खतरनाक हैं। इसलिए उन शिकारियों की उपस्थिति को तुरंत जान सकने में आसानी रहने वाली खुली जगहों पर ही ये चरते हुए घूमना पसंद करते हैं। एक हल्की आवाज सुनते ही सब बिखर कर भाग खड़े हुए। यह इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। करीब 60 मादा इम्पाला का एक नर इम्पाला नेतृत्व करता है। ऐसे 100 से 120 सदस्यों वाले झुंड का भी नेतृत्व एक नर इम्पाला ही करता है। 200 से 400 एकड़ तक के प्रदेश को नर इम्पाला अपने अधीन करके रखता है। इस प्रकार के एक प्रदेश में एक दूसरे झुंड के इम्पालों का प्रवेश करना नर के बीच के संघर्ष का कारण बन जाता है। और आगे जाने पर रास्ते पर बबून दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीकन ओल्ड वर्ल्ड मंकी प्रजाति के बबून।
मानियारा राष्ट्रीय उद्यान में इस प्रकार के हजारों वानरों की उपस्थिति दर्ज है। एक दिन में अधिक समय जमीन पर ही रहना पसंद करने वाले वानर हैं बबून। बीच में कुछ जंगली झरनों को पार कर रहे हैं। ऐसे झरने बहकर अंत में मानियारा झील में जाकर मिलते हैं। यहाँ जंगल ने मैदानी जंगली झाड़ियों के रूप को छोड़कर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रूप धारण कर लिया है। 2-3 दिवस मानियारा राष्ट्रीय उद्यान में रहकर प्रकृति और जंगली जानवरों को नजदीक से समझने के लिए भी यहाँ पर्यटक आते हैं। अब और अधिक नज़ारों की ओर न जाकर क्यों न हम मानियारा राष्ट्रीय उद्यान से निकलें, रमी ने मुझसे पूछा। अब उद्यान में और घूमते रहें तो अब तक दिखे जानवर दोबारा दिखेंगे, उसके अलावा और कोई लाभ नहीं होगा। हमारी यह प्रभात में आरंभ हुई यात्रा है, इसलिए मैंने बाहर निकलने के लिए कहा। इस प्रकार हम लोग मानियारा झील राष्ट्रीय उद्यान का फाटक पार करके बाहर निकले। अब यह समय 4 बजे से ऊपर हो गया है। सुबह 11 बजे के करीब हमने राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर लिए थे। अब हमें कराटू नामक जगह जाना है। वहाँ के ऑक्टागन लॉज में आज की रात रहने के लिए कमरा बुक कर रखा है। यहाँ से कराटू तक 1 घंटे का सफर है। एक बहुत बड़े पर्वत की घाटी में स्थित है मानियारा झील राष्ट्रीय उद्यान। नीचे हरियाली के साथ दिखने वाला वो विशाल प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। उसके अंदर से ही इस सफारी गाड़ी में हम लोग अब तक घूमते रहे हैं। प्रसिद्ध ग्रेट रिफ्ट वैली का ही भाग हैं ये सारे प्रदेश। रिफ्ट वैली के चारों ओर का चबूतरानुमा भाग ही ऊपर दिख रहा है। ग्रेट रिफ्ट वैली नाम से भूमि विभाजित होते समय हुए भू परिवर्तन के साथ ही मानियारा झील भी रूपीकृत हुआ था। एशिया के लबनान के बेका घाटी से शुरू होकर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक तक के 6000 किलोमीटर का विभाजित प्रदेश है ग्रेट रिफ्ट वैली। उसे अफ्रीका वाले भाग लाखों की संख्या में जंगली जानवरों का आवास केंद्र है। पहाड़ के ऊपर से देखने पर विभिन्न भावों के साथ के वन, मानियारा झील आदि सब एक मनमोहक नजारा प्रस्तुत कर रहा है। इस पहाड़ के ऊपर एक हवाई पट्टी है, छोटे वायुयानों के उतरने की जगह। उसका आधिकारिक नाम मानियारा झील हवाई अड्डा है। हमारी गाड़ी पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी है। यहाँ है हवाई पट्टी और अन्य चीजें, भोजनालय और अन्य दुकानें हैं यहाँ। जब मैंने रमेश से कॉफी पीने की बात कही तो उसने हस्तशिल्प केंद्र के नजदीक के भोजनालय की तरफ गाड़ी दौड़ाई। मैं गाड़ी से उतरकर हस्तशिल्प केंद्र की तरफ बढ़ा। अफ्रीकी जनजाति के स्पर्श वाले शिल्प, संगीत के उपकरण, अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं आदि यहाँ बेचने के लिए रखे हैं। इन सबको खरीदने वाले भी बहुत हैं। DHL, UPS आदि कंपनियां यहाँ पार्सल सर्विस भी चला रही हैं। इस केंद्र से खरीदने वाली वस्तुएं यात्रियों को ढोकर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस यहाँ पता लिखवाना होता है। DHL या UPS वह घर पहुंचा देते हैं। केंद्र से अधिक वस्तुएं खरीदने नहीं दिए वहां के कर्मचारियों ने मुझे। हस्तशिल्प केंद्र के अतिरिक्त वहां घास के छप्पर का एक शेड है। यह एक भोजनालय है। एक कप कॉफी पीकर हम लोग फिर गाड़ी में चढ़े। यात्रा जारी है। सुबह अरुषा से प्रारंभ हुई यात्रा है यह। पूरी यात्रा के दौरान मैं सबसे अधिक धूल से परेशान रहा हूं। यहां से कराटू नामक जगह पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर और बाकी है। तंजानिया के जनजातीय लोग छोटे गुट में बंटकर वास कर रहे प्रदेश से होकर है अब आगे की यात्रा। खेतीहर जमीन है अधिक। सूखे पड़े बंजर जमीन भी गांवों के साथ दिख रहे हैं। खेतीहर जमीन की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन हो रहे हैं। तंजानिया में बीन्स की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है
कराटू का पहाड़ी इलाका। तेल निकालने के सोयाबीन्स भी उसमें आते हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर एक एक परिवार का मकान। मसाइयों की तरह सारे लोग एक साथ एक ही जगह रहने वाली नहीं है यहाँ की जनता। कॉफी, चाय, तंबाकू, मक्की, फलियां आदि की यहाँ मुख्य रूप से खेती होती है। केले के झाड़, तुअर की फली आदि की भी खेती होती है। यह रोटिया नामक जगह है। कराटू जिले का एक प्रशासनिक वार्ड है रोटिया। वार्ड का केंद्र यह शहर है। रोटिया वार्ड में 20,000 लोग रहते हैं। एक पेट्रोल पंप और कुछ दुकानों वाला छोटा शहर। धूल भरी सड़क का किनारा। मात्र मुख्य सड़क ही पक्की बनाई गई है, बाकी सारी मिट्टी की सड़क है। रोटिया के पीछे छूटते ही सड़क पर एक छोटी उतराई। घाटी की सारी जमीन खेती हर है। यहाँ की मुख्य खेती बीन्स ही है। दाईं तरफ वो जो दिख रहे हैं वो सारे बीन्स के खेत हैं। बहुत अधिक कॉफी और चाय के बागान भी हैं कराटू में। हमारी गाड़ी अभी कराटू शहर पहुंच चुकी है। सामान्य रूप से एक बड़ा शहर है कराटू। जहां देखो वहां धूल और मिट्टी ही है। यही तो है तंजानिया के इस प्रकार के शहरों की खासियत। गोरंगोरो राष्ट्रीय उद्यान के पहले का प्रमुख शहर यही है। पेट्रोल, अन्य आवश्यक वस्तुएं आदि मिलने वाला शहर। कुछ अधिक लॉज भी हैं यहाँ। मानेरे राष्ट्रीय उद्यान और गोरंगोरो ग्रेटर के बीच का प्रमुख शहर भी यही कराटू है। इसी कारण से उन दोनों जगहों पर जाने वालों के रहने का मुख्य स्थान यही है। कराटू वासियों में अधिक पर्यटन एवं राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त आमदनी से जीवन यापन करने वाले हैं। 18,000 के लगभग है कराटू शहर की जनसंख्या। अरुषा के बाद इस रूट का सबसे बड़ा शहर है कराटू। 2 लाख के करीब की जनसंख्या वाले कराटू जिले का मुख्य शहर यही है। मिट्टी के रंग वाले टिन के छप्पर वाले एक मंजिली इमारतें। कराटू वार्ड और जिले के प्रशासनिक केंद्र हैं यह। सरकारी दफ्तर, 2 विद्यालय, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र आदि हैं यहाँ। रिसोर्ट का एक केंद्र है कराटू। यहाँ सड़क के किनारे उस प्रकार के रिसोर्ट और होटल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भी यही उनके केंद्र हैं। गाड़ी मुख्य सड़क से मिट्टी की एक कच्ची सड़क की ओर मुड़ी। मैंने जिस ऑक्टागन लॉज में कमरा बुक कर रखा है वह कराटू शहर से करीब 2 किलोमीटर अंदर है। मुख्य रास्ते से निकलें तो बस आगे के लिए एक कच्ची सड़क ही होती है। रास्ते में पर्यटक नजर आ रहे हैं। मेरे ड्राइवर रमी को भी ऑक्टागन लॉज के स्थित रहने की जगह की सही जानकारी नहीं है। अफ्रीका के अंदरूनी गांव में रहने का अनुभव प्राप्त करने के लिए ही मैंने उस प्रकार का निवास चुना है। रास्ते के किनारे के बोर्ड पर दाहिनी ओर मुड़ने पर ऑक्टागन पहुंचेगा लिखा हुआ है। कम से कम एक 25 साल पहले के भारतीय ग्रामीण जिंदगी है अभी यहाँ की। गाड़ी के साथ दौड़ते हुए बच्चे, बिना प्लास्टर वाले मकान बिल्कुल ही एक अफ्रीकी नज़ारे से रूबरू करा रहा है मुझे। अनिवार्य रूप से विकसित कह सकने वाले तंजानिया के 2016 के गांव का दृश्य। मिट्टी की कच्ची सड़कें और जमीन के चारों ओर के कंटीले बाड़। यह है ऑक्टागन लॉज का फाटक। मैंने यहाँ कमरा बुक करा रखा है। गाड़ी का हॉर्न बजाते ही एक मसाई चौकीदार पहुंचा। गेट पर ताला लगा हुआ है। दिन के समय किसी रिसोर्ट के फाटक पर ताला लगाया जाता है तो यह सोचना पड़ता है कि यहाँ की सुरक्षा का मामला कितना संकीर्ण है। रिसोर्ट के अंदर ले जाकर गाड़ी रोकी गई। अब कल सुबह ही यात्रा जारी रखी जाएगी। समय 5:30 हुआ है, तो भी मुझे लगा कि बहुत जल्दी वहां पहुंच गए हैं। मेरे मन में कराटू शहर से होकर
कैमरा लेकर घूमने की इच्छा थी, लेकिन रमी ने मुझे निरुत्साहित कर दिया। उसका एक कारण यह है कि उस प्रकार घूमना सुरक्षित नहीं होता है। यह है ऑक्टागन लॉज का रिसेप्शन एरिया। दुनिया में कहीं भी हो, सफारी लॉज ऐसे ही होते हैं। यहाँ के इस माहौल का देखकर यह मत सोचना कि यह बहुत ही सस्ता लॉज है। 6,100 रुपये हैं यहाँ एक रात बिताने के कमरे का किराया। सफारी लॉज के मुख्य आकर्षण ही उसके कुछ पुरानेपन के साथ का रूप और माहौल है। बहुत ही कम कर्मचारी हैं यहाँ। बहुत अधिक पर्यटकों के आते रहने वाला लॉज है यह। मैं कमरे की ओर जा रहा हूँ। एक सेवक मेरे बैग के साथ आगे जा रहा है। वन के समान वातावरण है यहाँ का, बहुत सारे पेड़। इस प्रकार का माहौल पश्चिमी पर्यटकों को बहुत पसंद है। समय 5 बजे के पार होते ही वातावरण में ठंड फैल गई। कराटू एक पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए ठंडा मौसम है यहाँ। वन से घिरे भूभाग पर स्थित है लॉज। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। मैंने सोचा कि यह गोल आकार का मकान भोजनालय होगा, लेकिन यह यहाँ का बार है। इस प्रकार के जंगली प्रदेश में भी बार के अस्तित्व का यह संदेश है कि पश्चिमी पर्यटकों के लिए उनके रहने की जगहों पर थोड़ी शराब मिलना उनके लिए अनिवार्य है। वह उनके लिए अति आवश्यक भी है। लेकिन यह दूसरी बात है कि वो लोग शराब पीकर धुत नहीं होते हैं। ये जो दिख रहा है वह यहाँ का भोजनालय है। रात का खाना खाने के लिए यहाँ आना होगा। 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुलेगा, तब आकर खाना खा लेना, यही इस कर्मचारी ने कहा है। अभी समय 5:45 ही हुआ है। मैं यूं चलते हुए इस प्रकार के होटल में पर्यटकों के आने के बारे में सोच रहा हूं। पर्यटन के माध्यम से तंजानिया की बहुत अच्छी आमदनी होती है। इनके राष्ट्रीय आय की 13% पर्यटन क्षेत्र की देन है। मैंने जो भी रिसोर्ट तंजानिया में देखा है, वहां बार और शराब प्राप्त हैं। उसका यह मतलब नहीं है पर्यटक यहाँ शराब पीने के लिए ही आते हैं। हमसे बिल्कुल भिन्न संस्कार हैं उनके। 12 लकड़ी के कुटीर, 2 पत्थर के कुटीर और एक बड़ा बेडरूम यूनिट लॉज में है। 4 नंबर वाला कॉटेज मिला है मुझे। उस और पैदल जा रहे हैं हम। एक विशाल भूभाग में इधर उधर बनी हैं कुटियां। लकड़ी की बनी कुटिया को शानट गिल कहते हैं। पेड़ों के घने भूभाग पर धूरी बरत कर बनाई गई कुटिया। इस प्रकार की जगहों पर पौधों को काट छांट कर घास का लॉन लगाकर माहौल को सुंदर बनाना इतना आवश्यक नहीं होता है। फिर भी एक प्राकृतिक अनुभव यहाँ रहने वालों को मिलना भी तो चाहिए ना। यह मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है कि 6,100 रुपये एक दिन का किराया मिलने वाला कॉटेज कितनी सरलता से बनाया गया है। बांस के खपचियों को पिरोक कर बनाई गई दीवार है एक तरफ। लोहे के 2 खाट ही कमरे में विलासिता को दिखाने वाली वस्तुओं के रूप में रखे हैं। रात को मच्छर के आक्रमण की सूचना देते हुए खाट के चारों ओर मच्छरदानी रूपी जाल, पीछे एक टॉयलेट और एक शावर रूम। मुझे लगा कि यह बहुत अच्छी सहूलियत से बनाए गए हैं। यदि कमरे में 2 व्यक्ति हैं, एक टॉयलेट गया हुआ है तो दूसरा स्नान कर सकता है। आवश्यक सहूलियत वाली साफ सुथरी कुटिया। इस देश में इस प्रकार की जगहों से ही आमदनी मिलती है। यह जरा याद रखो कि किसी विशेष नज़ारे वाले एक साधारण से गांव में स्थित है यह होटल। यह समुद्र के तट पर या झील के किनारे नहीं है। गांव की जमीन पर कुछ कॉटेज बना रखे हैं। इसके बावजूद यहाँ बहुतायत में लोग आते हैं।
उन जैसे टूरिस्ट सेंटरों के बाहर भी ऐसे कॉटेज बनाए जा सकते हैं, उसका सबूत है यह। यहाँ एक कृषि गांव का अनुभव पर्यटकों को कराना काफी है। ऐसी चिंता में खोए रात होने के इंतजार में मैं बैठा हूँ।